सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। सो आज मेरे साथ राहुल हैं। राहुल, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। थैंक यू सर। तो राहुल का अभी जो पीएसटीसीएल पीएसपीसीएल का जो कंबाइंड रिक्रूटमेंट हुआ जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, तो असिस्टेंट इंजीनियर में राहुल का रैंक 1 है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन राहुल। थैंक यू सर। हाँ, तो आज हम डिस्कशन करेंगे राहुल के साथ, राहुल की सारी जर्नी किस तरीके की रही है, राहुल ने किस तरीके से प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बनाई है, क्योंकि अभी रिसेंटली पीएसपीसीएल की तरफ से भी 622 वैकेंसीज का जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की नोटिफिकेशन आउट है। तो उसकी स्ट्रेटेजी के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, राहुल ने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो किया उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। और क्योंकि इनका ए का रिक्रूटमेंट है जिसमें रैंक 1 है, तो उसमें थोड़ा सा कुछ इशू है, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि क्यों उसको रिक्रूटमेंट को अभी ए के लिए थोड़ा होल्ड पे रखा है, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले राहुल, हमारे व्यूअर्स को आप बताइए डिटेल में कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका स्कूलिंग, उसके बाद 10+2, फिर उसके बाद बीटेक, और अभी तक का क्या जर्नी रहा है सारा। सर मैं सर चंडीगढ़ बॉर्न ही हूँ बेसिकली स्टार्टिंग से ही। और सर मेरी स्कूलिंग भी सर 12th तक चंडीगढ़ से ही हुई है। सर मतलब जो मैंने जेई मेंस और जेई एडवांस की तैयारी करी थी वो भी चंडीगढ़ से ही करी है, यहीं इसी सेक्टर से करी है सर, श्री चैतन्य से। राइट। तो सर मेरा सर जेई मेन जेई एडवांस भी सर फर्स्ट टाइम में अच्छे रैंक से क्लियर हो गया था। ओके। सर उसके बाद सर फिर मैंने बीटेक करी है बिट्स पिलानी गोवा कैंपस से। ओके, ग्रेट। हाँ जी सर। तो सर मेरी बीटेक के बाद सर फिर मैंने 2 साल सर आईटी में जॉब करी है। हाँ। बेसिकली सर मतलब कॉलेज में सर मेरा सर मेन फोकस सर कोडिंग में ही था। हाँ। तो मैं मेनली कोडिंग में ही फोकस रहता था। तो फिर मेरा आईटी जॉब ही था सर, सॉफ्टवेयर जॉब करा मैंने 2 साल। सर फिर उसके बाद सर फिर मैंने अपना माइंड में बस चेंज आया कि अभी थोड़ा स्टेबिलिटी चाहिए, तो गवर्नमेंट जॉब एक बार ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि इसमें एज की रिस्ट्रिक्शन रहती है राइट। कि टाइम रहते हुए ट्राई कर लेते हैं। राइट। तो सर फिर मैं 2025 जनवरी में मैंने जॉब क्विट कर दिया और मैं फिर इसमें आ गया गवर्नमेंट प्रेप में। राइट। तो सर फिर स्टार्टिंग में ही मतलब मैंने जैसे मतलब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि अभी मेरी तैयारी पूरी नहीं तो एग्ज़ाम नहीं देने, पर मैंने जैसे जनवरी में प्रेप मैंने स्टार्ट करा था 15 जनवरी के अराउंड, और ओएनजीसी का एग्ज़ाम था 23 फेब को। ओके। वही दे दिया मैंने पहला ओके। ही। ओके। तो मतलब स्टार्टिंग से ही मैं पीएसयू के मतलब जो जो एग्ज़ाम मेरे को दिखा कि टेक्निकल का है, वर्थ इट है, मैंने दिए। चाहे मतलब मेरा 30% सिलेबस कवर है, 40% है, पर मैंने दिए क्योंकि मतलब मैं देखना चाहता था कि भाई किस लेवल के है और जो मैंने कवर करा है वो मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ उसमें भी। लेकिन फिर भी सर मतलब मेरी प्रेप लिमिटेड थी, पर फिर भी मैं कट ऑफ के काफ़ी नियर पहुंच जा रहा था ओके। कि जैसे बस 5% नीचे हूँ, 10% नीचे हूँ। तो मतलब कहीं ना कहीं मेरे को रियलाइजेशन होगी कि मैं जब अच्छे से तैयारी करूंगा तो मेरा चांस है। फिर सर मैंने मतलब थोड़ा सीरियस प्रेप फिर एसएससी जेई जब दिसंबर में हुआ तब मैंने स्टार्ट करा। उस टाइम पे सर मतलब मेरे पीएसयू के भी एक दो CBT 1 क्लियर हो गए थे, तो नेक्स्ट स्टेज था उनका, ओके। तो वो भी एग्जाम आ रहे थे। राइट। तो उसमें सर मैंने थोड़ा और सीरियस प्रेप करा और उसमें फिर मेरा मतलब ये था कि CBT 1 जैसे मेरा एसएससी का क्लियर हो गया, तो सर फिर मेरे को मतलब थोड़ा और कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। फिर सर आपने बताया कि पीएसटीसीएल की नोटिफिकेशन आ गई। फिर सर ये एग्ज़ाम मैंने देखा कि इसमें एक ही एग्ज़ाम है और इसको इजीली हम टारगेट कर सकते हैं। और इसमें मतलब फिर पंजाबी भी आ गई, थोड़ा स्पेशलाइज्ड फोकस भी हो गया, राइट। तो थोड़ा कंपटीशन से भी रिलैक्सेशन होगी। ठीक है। तो इसमें मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग चांस लगा मेरे को। तो इसमें सर मैंने फिर एफर्ट जो है वो नेक्स्ट लेवल मारा है ओके। कि जैसे दूसरे एग्जाम से 5 दिन पहले 4 दिन पहले पढ़ लिया। इसमें सर मैंने डेडिकेटेड आपके थ्रू ऑफलाइन में एक ही बच्चा आता था और कोई नहीं आता था, ऑफलाइन में ही आता था इधर। और मैं सुबह सर 10 बजे आता था और शाम को 7 बजे आता था। कहीं यहाँ पे एक दो टीचर भी बोलने लग गए थे कि ये तो जाता ही नहीं है, इधर ही बैठा रहता है। ठीक है। पर सर मतलब मेरे दिमाग में हो गया था कि ये एग्जाम करना है, चाहे वैकेंसी सर बहुत कम थी, पर मेरे को था कि मैं मतलब मेरे को जितना टाइम है उसमें बेस्ट शॉट देना है इसमें। तो सर फिर वही मैंने 20 दिसंबर को यहाँ पे ज्वाइन करा और 25 दिन सर फिर मैं लगा रहा पूरा। ओके। अभी आपने बोला कि मैं इसको डेडिकेटेड लग गया, वो डेडिकेशन दिखी भी आपकी, क्योंकि आपका इसमें सबसे हाईएस्ट मार्क्स आए हैं एई के अंदर। हाँ जी कितने मार्क्स स्कोर किया आपने आउट ऑफ 100? सर 77.25। 77.25 आउट ऑफ 100 एंड जनरल कैटेगरी, क्योंकि बच्चों को कईयों को लगता है कि सर रिजर्व्ड है, ये है वो है, जनरल कैटेगरी। अब मेरे को ये बताइए राहुल कि अब ये जो आपने बोला कि मैंने 25 दिन प्रिपरेशन किया, क्योंकि 13 जनवरी को एग्जाम था, आप शायद दिसंबर में आए थे, हाँ जी। तो 25 दिन आपने बोला मैं सुबह 10 बजे आया, रात को 7 बजे मैं जाता था। मेरे को लगता है शायद आप घर जाके भी पढ़ते होंगे। हाँ जी। हाँ तो जी सर। ये जो इससे पहले के जो एग्जाम आपने दिए, और ये मेन आपका टारगेट था, क्योंकि आपको दिखा, क्योंकि पता तो किसी को नहीं था कि आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन ये आपका मेन टारगेट था। उससे पहले आपने बोला कि मैंने ओएनजीसी दिया, अदर एग्जाम दिए, एसएससी जेई दिया, आरआरबी दिया।
क्या उन एग्जाम्स देने का एडवांटेज मिला आपको इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए? सर बहुत ज्यादा एडवांटेज मिला, क्योंकि सर PSTCL का अगर मैं मतलब पैटर्न थोड़ा बताऊं तो काफी रिलैक्सिंग है दूसरे एग्जाम से, क्योंकि इसमें हम पे टाइम की कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे जैसे एग्जाम है SSC JEE, उसमें टाइम कंस्ट्रेंट काफी है, डबल क्वेश्चंस करने पड़ते हैं सेम टाइम पे। बिल्कुल। तो स्पीड का काफी एडवांटेज मिला, मतलब एग्जाम मेरा ऑलमोस्ट जैसे 1 आवर 15 मिनट्स में खत्म था, 45 मिनट्स मेरे पे काफी अच्छे होते थे अपनी गलतियां वगैरह चेक करने के लिए। ठीक है। तो सर उसका एडवांटेज मिला मेरे को। और सर जैसे मैंने बताया कि कभी मैंने कोई एग्जाम कंप्लीट प्रेप से नहीं दिया, और मतलब मैं कोई कोचिंग वोचिंग भी ज्वाइन नहीं कर रखी थी पहले, तो बस मेरे को अपनी गलतियां पता लगती रही कि Yes. कौन से टॉपिक्स में मिस कर रहा हूँ, Yes. कि अच्छा ये भी नया टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो बस वही, और जैसे कुछ सिली मिस्टेक्स हैं। और मेनली जैसे सर मतलब जो बच्चे होते हैं मतलब वो ये नहीं देखते, जैसे 100% सिलेबस है, वो ये नहीं देखते कि जैसे मशीन है, मशीन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी वैल्यू ज्यादा है, तो उस पर हम ज्यादा एफर्ट लगाएं। वो सेम एफर्ट मशीन पे भी लगा रहे हैं, फिर सेम एफर्ट यूटिलाइजेशन पे लगा रहे हैं। राइट। तो फिर उसका हमको उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब जैसे जीके 10 मार्क्स की, ऐसे उसमें भी 5-6 मार्क्स की करंट अफेयर है। यस। तो 5-6 करंट अफेयर जो है अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी आ सकता है। बिल्कुल। तो अब हम उसमें अगर हम डेली 5 घंटे लगा रहे हैं तो उसका वर्थ एडवांटेज इट नहीं नहीं होगा, होगा। उसका एडवांटेज नहीं है, और क्योंकि करंट अफेयर है उसका कोई लिमिट ही नहीं है। अगर लिमिटेड पढ़ के अगर उसमें से आ गया तो आ गया, क्योंकि अगर उससे बियॉन्ड चला भी जाएगा तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो, वही लेकिन सर, टेक्निकल को आप कंट्रोल कर सकते हो। हाँ वही सर, मतलब जो कंट्रोलेबल चीज है पहले उसको मैक्सिमाइज करना जरूरी है। ठीक है। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, आप लोगों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि राहुल का बीटेक जो है वो बिट्स गोवा कैंपस से है, तो लड़के का बैकग्राउंड अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, बेसिक्स क्लियर है, वो तो है ही है फंडा। लेकिन एक चीज दिमाग में रखना, बीटेक के बाद राहुल का 2 साल का जो जॉब रहा है वो नॉन इलेक्ट्रिकल पोस्ट के लिए रहा है। तो इट मीन्स कि 2 साल में टोटली आउट ऑफ टच हुए, लेकिन स्टिल छोड़ा, जॉब को छोड़ा, और उसके बाद पहले दिन से ही कोई भी उसके बाद इनको एग्जाम मिला तो इन्होंने लिखना स्टार्ट किया, जिसका इन्होंने बोला कि बहुत ज्यादा एडवांटेज मिला है। और ये चीज मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि आप लोग बाकी एग्जाम जरूर दिया करो, क्योंकि जब तक आपको फेलियर नहीं मिलेगा, रीजन नहीं पता लगेंगे फेलियर के कि मेरा ये क्यों खराब हुआ, चाहे आप 50% प्रिपरेशन के साथ जा रहे हो, तो ऑब्वियसली आप एक्सपेक्टेशन 50% में से ही करोगे कि मेरे 50% में से कितने मार्क्स आए हैं, 100 से आप कर नहीं पाओगे। तो 50% अगर आप तैयारी करके जा रहे हो एग्जाम में, तो चेक करो कि मेरे इसमें से कितने गलत हुए, क्यों गलत हुए, एनालिसिस। और फिर जैसे आपने बोला कि एग्जाम में जाने से पहले, इस एग्जाम से पहले कोई पेपर क्लियर था आपका इसमें? हाँ जी सर, मतलब सर मैंने SSC JEE का मेरा CBT 1 है, वो भी क्लियर हुआ था। राइट। और DFCCL का CBT 1 था, वो क्लियर हुआ था। फिर एक आधे नॉन टेक्निकल एग्जाम्स क्लियर हुए थे, मतलब अच्छे लेवल पे, बैंक ठीक है। PO वगैरह पे। ठीक है। ठीक है। उसका एडवांटेज आपको जरूर मिलता है, क्योंकि जब आप कोई अपने मेन टारगेट एग्जाम, जैसे अब 622 वैकेंसी PSPCL की निकली हुई है, अब इससे पहले पक्का उन बच्चों को एडवांटेज मिलेगा जिन्होंने PSTCL दिया होगा तैयारी करके, चाहे रिजल्ट आया नहीं आया वो बात अलग है, सिलेक्शन हुआ हुआ नहीं बात अलग है। SSC JEE जो रेगुलर दे रहे हैं, RRB जो रेगुलर दे रहे हैं, बहुत सारे पब्लिक सेक्टर अपना टेस्ट देते हैं, HPCL डिप्लोमा लेवल पे अपना टेस्ट ले रहा है, IUCL डिप्लोमा लेवल पे अपना टेस्ट ले रहा है, मतलब ओनली डिप्लोमा के लिए भी बहुत अपॉर्चुनिटीज है। तो इसका आपको एडवांटेज जरूर मिलता है, और ये मेरा एडवाइस भी है कि आप लोग बाकी एग्जाम जरूर दिया करो। अच्छा राहुल, थोड़ा सा मेरे को अब ये बताइए कि इस एग्जाम के बारे में, आपने जेई का पेपर भी दिया, आपने एई का भी पेपर दिया, तो जेई में आपका क्या रैंक, कितने मार्क्स आए और उसमें क्या सिलेक्शन हो रहा है सर आपका? JEE में मेरे 75 मार्क्स है और मेरी 14 रैंक है, तो उसमें भी सिलेक्शन हो रहा उसमें भी आपका सिलेक्शन हो रहा है, उसमें मार्क्स कितने आए थे आपके? है 75। 75, तो दोनों का नियर। थोड़ा बच्चों को ये बताइए कि जैसे PSPCL PSTCL अब एग्जाम सिलेबस नहीं डिक्लेयर करता है, अभी PSPCL ऑब्वियसली आप भरोगे, क्योंकि PSTCL तो बेटर तो आपको PSPCL है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो थोड़ा बच्चों को सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ, क्योंकि बच्चे क्वेश्चन पूछते रहते हैं, सर सिलेबस तो आया नहीं, सिलेबस तो दिया नहीं, हम कैसे तैयारी करेंगे, क्या करेंगे? तो सिलेबस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करिए। सर जैसे इलेक्ट्रिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से सर 5 सब्जेक्ट, तो 5-6 सब्जेक्ट अपने मेन है, जिनमें से सर मेरे ख्याल से सर 90% 85% क्वेश्चन वहीं से आते वहीं हैं। से आते हैं। तो सर वो तो हमको करना ही करना है। और उसमें भी सर मतलब जैसे 4 सब्जेक्ट हैं जो मतलब हार्ड हिटर्स हैं, 80% वहीं से है वहीं सब से कुछ। आता है। जैसे अपना सबसे मेन तो सर अपना हो गया पावर सिस्टम, बेसिक इलेक्ट्रिकल और मशीन। राइट। ये 3 तो बहुत जरूरी है। ठीक है। फिर अपना मेजरमेंट आ गया, मेजरमेंट आ गया, फिर अपना यूटिलाइजेशन आ गया। यूटिलाइजेशन आ गया। ये अपना 5 सब्जेक्ट तो मतलब मिस करने नहीं चाहिए बच्चे को। हम्म। फिर सर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, उस पर ध्यान दो। फिर जो बाकी चीजें अगर आपका टाइम है तो आप उसकी, जैसे मैंने जो करा था, मैंने 1 शॉट वीडियो देख ली, क्योंकि मतलब कॉलेज में भी जैसे अगर मैंने ध्यान ना दिया हो, पर मेरे बेसिक सर सारे जितने भी कोर्स करे हैं मैंने सबके क्लियर थे, तो मैंने 1 शॉट उनकी देखी, तो फटाफट मेरे को मतलब इतनी
जैसे कि अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं ब्लैंक नहीं रहूंगा, कुछ ना कुछ करके आऊंगा। तो उस हिसाब से मैंने जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है 3 घंटे की वीडियो देख ली, राइट कंट्रोल सिस्टम है 3 घंटे की वीडियो देख ली। राइट। तो जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के 2 क्वेश्चन आए थे वो मेरे सही हो गए उसकी वजह ओके से। ओके। पर फिर भी अगर जैसे बच्चे को ये नहीं है कि अगर मेरे से वो नहीं होगा तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मतलब वो 6 सब्जेक्ट भी आप कर लोगे तो आपके 85% स्कोर आ सकता है स्कोर आ सकता है। टेक्निकल में। जैसे अब मेरे को लगता है जो अभी जैसे पीएसपीसीएल का पेपर होगा, जो अभी हमने एनालिसिस का भी वीडियो डाला है कि पीएसपीसीएल के जो प्रीवियस पेपर का एनालिसिस किया, तो जिसमें आपने बोला कि ये 6 सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन पीएसपीसीएल डिजिटल से भी पूछ रहा है कुछ पार्ट, एनालॉग से भी पूछ रहा है कुछ पार्ट, ईएमएफटी से भी कुछ पार्ट पूछ रहा है, जो पीएसपीसीएल नहीं पूछा, ना ही उसमें से पेपर में से आए। तो ये जो आपने चीज बोली कि उसको बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं करना, उसको बड़ा ऊपर ऊपर से करना, क्योंकि क्वेश्चन तो बेसिक आता है, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन आता है, उसको बहुत ज्यादा डेप्थ में करने का कोशिश मत करना। जितना पार्ट करवाएंगे आपको टीचर्स का, उतना का पार्ट कर लेना, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। अच्छा राहुल, मेरे को ये बताइए कि इसका अब ज्वाइनिंग या इसका स्टेटस क्या है, इस टाइम पे करंटली क्या स्टेटस है? आज है 5 मई, स्टेटस क्या है इस टाइम पे जेई और एई की रिक्रूटमेंट का? सर जेई का तो मतलब जहाँ तक मेरे को पता है तो ये जून में बोल रहे हैं राइट कि शायद ज्वाइनिंग वगैरह हो जाएगी। राइट और सर एई का तो मतलब जैसे कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम आ गई थी, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग फिर हमने केस फाइल करा है। राइट तो उसकी अब हमारी नेक्स्ट हियरिंग सर अपना जुलाई में है अभी। राइट। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि एई का केस है क्या चीज है। एक्चुअली क्या है कि आप लोगों को पता है कि एई में जो वैकेंसीज आई थी वो पीएसपीसीएल में आई थी ओनली जनरल कैटेगरी के लिए। पीएसपीसीएल के अंदर एई का जनरल कैटेगरी का कोई वैकेंसी नहीं था। लेकिन जब आप फॉर्म फिल करते हो, लेट अस सपोज आपने जनरल सेलेक्ट किया और जब आपने फॉर्म फिल किया, तो वहां पे उसने ऑप्शन पूछा कि आपकी प्रेफरेंस क्या है, पीएसपीसीएल है या पीएसटीसीएल है। पीएसपीसीएल में कोई वैकेंसी नहीं थी। अब यहाँ पे दो चीजें बनती हैं, या तो पीएसपीसीएल वहां पे ऑप्शन ही ना आता, तो बच्चा ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट पीएसटीसीएल सेलेक्ट हो जाता। अब जब आप रिक्रूटमेंट में देखते हैं नोटिफिकेशन में, वहां पे एक चीज लिखी होती है कि ये जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है ये कभी भी हम कम या ज्यादा कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। शायद इस चीज को कंसीडर करते हुए राहुल और इसके आपके साथ शायद कुछ लोग और भी हैं जो जो जिनका नंबर बन रहा है, तो उनको पीएसपीसीएल सेलेक्ट कर लिया कि पीएसपीसीएल हमारी प्रेफरेंस है, चाहे उसमें वैकेंसी नहीं है जनरल में। तो अब पीएसपीसीएल, अब इन्होंने जब रिजल्ट निकाला, तो रिजल्ट निकालने के बाद पीएसपीसीएल का अलग वो आया, अपना लिस्ट आई, और पीएसटीसीएल की अलग आई। अब पीएसपीसीएल की आनी ही नहीं थी क्योंकि इसमें कोई वैकेंसी नहीं है। अब पीएसटीसीएल में क्या किया उन्होंने कि जिसने प्रेफरेंस पीएसटीसीएल को डाला था उसी को कंसीडर किया, कुछ बच्चों को जिनके हाईएस्ट मार्क्स लेने वाला बंदा बैठा है उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ये कि आपने तो पीएसटीसीएल को प्रेफरेंस पे नहीं रखा, क्योंकि लॉजिक बनता नहीं है। तो इस कारण से जो है अभी इसका प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, जिसको होल्ड भी किया है एई की रिक्रूटमेंट को, चाहे वो रिजर्व से रिलेटेड है चाहे वो जनरल से रिलेटेड है। और मेरे को लगता है कि ये चीज इनके फेवर में जाएंगी, क्योंकि अदरवाइज वहां पे ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए था। तो अब राहुल थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड के बारे में बताइए, अपनी फैमिली के बारे में, आपके पेरेंट्स और आपकी सिबलिंग्स। सर मेरे फादर जो है वो गवर्नमेंट जॉब में है, इधर ही चंडीगढ़ ही काम कर रहे हैं। राइट। और सर मदर मेरी हाउसवाइफ है, और सिबलिंग सर मेरे अब्रॉड सेटल्ड है यूएस में। ठीक है। अच्छा राहुल, ये जो ऐसे आपने बोला कि मैंने कोडिंग डोमेन में गया, तो कोडिंग से ये इसमें शिफ्ट करने का दिमाग में क्यों आया है, कैसे आया ये? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो प्राइवेट में होंगे, मे भी अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे होंगे, ऑब्वियसली मेरे को लगता है कि आपका भी पैकेज काफी अच्छा होगा उस टाइम पे। अब गवर्नमेंट जॉब में आ गए हैं, तो क्यों इस तरफ शिफ्टिंग का किस तरीके से प्लान किया इसको? सर ये जो चीज़ है मेरे हिसाब से काफ़ी सब्जेक्टिव चीज़ है। ये सर मतलब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है कि किसके लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है। यस अब जैसे सर मेरे लिए मतलब एक स्टेबिलिटी, राइट एक थोड़ा पीस, और सर जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर मैं बहुत करता हूँ, मैं स्पोर्ट्स भी खेलता हूँ, मैं जिम भी जाता हूँ, ओके मेरे और भी मतलब हॉबीज है काफ़ी सारे। राइट राइट तो सर प्राइवेट में कहीं ना कहीं वो चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। और फिर सर कहीं अभी जैसे एआई वगैरह आ गया और चीज़ें हो गया है, तो अनसर्टेनिटी भी बनी हुई है काफ़ी मार्केट में। राइट तो उसमें फिर मैं मतलब ये सोचता रहता था कि मैं एक ऐसी सिक्योर चीज़ बैंक करना चाहता हूँ कि जिसके बाद मेरे को कोई टेंशन ना लेनी है। तो सर इसलिए मैं फिर गवर्नमेंट सेक्टर में आ गया। यहाँ पे ना दो तरह के स्टूडेंट होंगे जो इसको सुन रहे होंगे। एक स्टूडेंट वो है जो मेरे को कॉल कर रहा है कि सर मेरे को बहुत देर होगी पड़े हुए, एक उनके लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। दूसरा, सर मैं जॉब में हूँ, मैं जॉब के साथ साथ मेरे को तैयारी करनी है। तो इन दोनों के लिए आप कुछ इनको एडवाइस करना चाहो कि कैसे करना है। जैसे आपने 23 पास आउट किया, 26 में आपने पेपर निकाला जनवरी में, तो 3 साल का गैप भी आ गया, नॉन इलेक्ट्रिकल डोमेन्स में भी थे आप। तो ऐसे दो टाइप की कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए कुछ आप एडवाइस करना चाहिए। सर बेसिकली एडवाइस तो यही है कि सर सबसे पहले तो आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए, कि जैसे +1 +2 का मैथ्स आपका राइट वो एकदम सॉलिड होना चाहिए। वो जितना सॉलिड है वो आपको उतना मतलब हेल्प करेगा। फिर सर आपको जैसे एमसीक्यू एग्जाम्स है जो उनका थोड़ा मतलब
वो एक्सपीरियंस होना चाहिए, जैसे डिडक्टिव रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, वो आपकी बड़ी होनी चाहिए। अगर वो है फिर आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो, कि वो इलेक्ट्रिकल का हो, मैकेनिकल का हो। वो तो बस आपको बस नॉलेज इम्पार्ट करनी है, पर बस स्ट्रेटेजी आपकी सेम रहेगी। कंसिस्टेंसी बेसिकली इसका आंसर है कि कंसिस्टेंसी रखना जरूरी है। कोई मैटर नहीं करता। ऐसे बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं कि जिन्होंने जॉब के साथ साथ निकाला। मैं ऐसी ऐसी सक्सेस स्टोरीज भी हैं, कुछ लड़कियां जिनके साथ इंटरेक्शन भी मैंने किया P+P के टाइम पे, जिनके मैरिजेस हुई, फिर आगे बेबीज हुए, उनके साथ भी मैनेज किया, घर भी मैनेज किया। बस एक चीज उन्होंने बस मेरे को ये बताई है, जैसे लड़की से भी मेरा हुआ था इंटरेक्शन, जो डाला था हमने लड़की का, खुशनीत का। उसने भी एक ही चीज बोली कि सर मैंने कोई क्लास मिस नहीं करी। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, कि जितना कंटेंट आपको दिया जा रहा है, जितना कंटेंट आपको करवाया जा रहा है, बस उसको कवर करिए अच्छे तरीके से, बार बार पढ़ो, बार बार रिवीजन करो, क्वेश्चंस लगाओ, टेस्ट लगाओ। मोटिवेशन नहीं चाहिए यार किसी काम को सक्सेस के लिए, मोटिवेशन नहीं चाहिए। मोटिवेट तो आप यार 1-2 दिन हो सकते हो, डेली मोटिवेशन नहीं आ सकती आपके अंदर, लेकिन कंसिस्टेंसी इज द की। कि अगर आप कंसिस्टेंट है, आप रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं, रेगुलर अपना कंटेंट कवर कर रहे हैं, रेगुलर टेस्ट लगा रहे हैं, रेगुलर क्वेश्चंस वगैरह लगा रहे हैं, तो सक्सेस आपको किसी ना किसी दिन मिल ही जाएगी। उसको कोई रोक ही नहीं पाएगा अगर आप कंसिस्टेंसी अपनी मेंटेन करते हैं। रही बात जॉब के साथ, मेरे को ये लगता है कि जो जॉब कर रहे हैं ना, आप लोगों में डिसिप्लिन ज्यादा है। टाइम आपके पास कम है, लेकिन डिसिप्लिन आपके पास ज्यादा है, क्योंकि आपको पता है कि मेरा 9 बजे से लेकर 5 बजे तक शेड्यूल है। मेरे को, मैं कॉलेज में अपना जॉब कर रहा हूँ, अब उसके बाद मेरे को इतना ही टाइम है, लिमिटेड। अब पॉइंट ये आता है कि उस आप लिमिटेड टाइम को यूटिलाइज कैसे करते हो। जॉब में भी क्या बीच में आप आधा घंटा घंटा निकाल सकते हो। फाइंड अ वे, सोल्यूशन फाइंड करने का कोशिश करो। एक्सक्यूज फाइंड करने का कोशिश मत करो। रीजन फाइंड करने का कोशिश मत करो कि क्यों नहीं हो सकता है। रीजन आइडेंटिफाई करो कि मेरे को अगर करना है तो मेरे को सोल्यूशंस निकालने। और हर चीज का सोल्यूशन होता है फ्रेंड्स, हर चीज का सोल्यूशन होता है। 2 महीने अगर आप 8 घंटे नहीं सोएंगे, अगर 6 घंटे सो लोगे, तो 2 घंटे वहां से भी एक्स्ट्रा निकल जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज का। बस आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, कंटेंट कवर करना अच्छे तरीके से, ये चीजें। अच्छा राहुल, ये बताइए कि आपके जैसे नोट्स आप क्लासेस करते थे, नोट्स लगाए, प्रीवियस ईयर टेस्ट लगाए, इसके अलावा कुछ और करने का रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट्स को? सर ये भी चीज़ है, वो भी काफ़ी सब्जेक्टिव है से देखते काफ़ी। हैं। तो सर सबसे पहले तो सर जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो एक सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए बच्चे में, कि वो इस टाइम पे कहाँ स्टैंड कर रहा है। यस। उसके लिए पहले आप एक मॉक टेस्ट, चाहे आपकी तैयारी भी ना हो, आप मॉक टेस्ट लगाओ, तो आपको पता लग जाएगा आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो उस हिसाब से फिर आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। यस। अब जैसे मेरे केस में था, जो मेरे को जो चीज़ें हैं, मतलब मेरा बैकग्राउंड अच्छा था, तो काफ़ी जल्दी समझ आ रही थी। तो मैंने सर ऑनेस्टली बताऊं तो क्लासेस सिर्फ सर 30-40% लगाई है। मैंने पीडीएफ और 2x 3x पे वीडियो देखी है, क्योंकि वो मेरे लिए वर्क कर रही थी। पर अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो 2 आवर की क्लास लगा रहे हैं, पर फिर भी उनको 2 आवर एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे। तो वो आपको खुद को देखना पड़ेगा कि आपकी इस टाइम पे अंडरस्टैंडिंग कितनी है, कितनी नहीं है। ये पॉइंट बिल्कुल सही है कि राहुल ने बोला मैं उसको 2x पे देखता था, लेकिन कईयों को उसको 2 बार देखनी पड़ेगी, नोट्स रिवाइज करने पड़ेंगे, क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। पॉइंट वही आता है यार कि पहले अपना एनालिसिस करो कि मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ, उस कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंगली अपना स्ट्रेटेजी बनाओ, उसके अकॉर्डिंगली प्लान करो। और क्योंकि ये जो PSPCL वगैरह ये जो एग्जाम होते हैं, ये ज्यादा टाइम देता नहीं है। दूसरी चीज है, एक तो ये एग्जाम को ज्यादा टाइम नहीं देते हैं, दूसरा इलेक्शन वाला ईयर भी है नेक्स्ट ईयर, तो इलेक्शन से पहले पहले सारी चीजों को कवर करना है। बहुत ज्यादा टाइम आप लोगों को मिलेगा नहीं, जितना टाइम है उसको प्रॉपर यूटिलाइज करो, ढंग से कवर करो, और सक्सेस आपको मिल जाएगी। खास करके रिजर्व कैटेगरी के बच्चे, मैं आपको बार बार एक चीज पॉइंट कर रहा हूँ, इसमें कट ऑफ है मिनिमम वाला। P+P वो चीज नहीं होती है, बच्चे ले जाते हैं जॉब, लेकिन यहाँ पे कट ऑफ है कि अगर आप मिनिमम इतना परसेंटेज, आई थिंक 35 या 40% है 100 में से, आपको मिनिमम इतना स्कोर करना जरूरी है। मिनिमम स्कोर करना डजंट गारंटी कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मिनिमम स्कोर करना है कि आपको इतने लेने ही पड़ेंगे, तभी आपका चांस बनेगा मेरिट में आने का, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो कुछ और चीज राहुल जो आप लास्ट में बताना चाहें? इस वीडियो को हम आज पब्लिश करेंगे और बच्चे कमेंट्स में भी अपने डाउट्स पूछेंगे, तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप उनको वहां पे रिप्लाई करिएगा जरूर। मैं आपके साथ इसका लिंक शेयर करूंगा। सर एक तो सर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, कि सर स्टूडेंट्स का सर टारगेट सर पहले से सेट होना चाहिए। कि जैसे सर मैं जनरली, मतलब जितने मेरे को स्टूडेंट्स मिले हैं और मतलब पीयर ग्रुप रहा है, तो जनरली मैंने देखा है सर उनकी मतलब जो मतलब फ्यूचर में वो जो मतलब प्लानिंग होती है, वो सर बहुत लिमिटेड रहती है। उनको पता नहीं होता कि हमको इतनी रैंक चाहिए, हमको इतने मार्क्स चाहिए। तो उस हिसाब से फिर सर उनकी फिर प्रेपरेशन भी फिर वो नहीं आती। तो जैसे अब मेरे को पता था कि अगर मेरे को क्लियर करना है, मेरे को 75+ मार्क्स चाहिए, तो उसके हिसाब से फिर मैंने प्रेपरेशन करी है।
तो उसके हिसाब से अगर कईयों का ऐसा हो सकता है कि डेली सर 15 घंटे ही पढ़ने की जरूरत पड़े, यस तो इस हिसाब से आपको करना पड़ेगा फिर। यस 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 और कईयों का ऐसा भी, जैसे मेरा 25 दिन में होगा, किसी को 6 महीने पहले प्रिपेयर करना यस पड़ेगा, यस तो उस हिसाब से सर आपको प्लान करना पड़ेगा। और सर एक और चीज जो है वो सर, बच्चे सर टेस्ट बहुत कम लगाते हैं। मतलब सोचते हैं कि हमने जैसे बुक्स खत्म कर दी 3-4, उसका सर कोई फायदा नहीं है। अगर सर आप जैसे 50% सिलेबस भी करोगे, उससे आप 60% मार्क्स ले सकते हो, पर आप 100% कवर कर रहे हो फिर भी आपके 50% आ रहे हैं, तो उसमें सर मतलब बात नहीं बनेगी सर। तो मेन तो सर प्रैक्टिस है। आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, न्यूमेरिकल्स करोगे, तो सर उसका बेनिफिट होगा। फिर सर मतलब रीजनिंग हो गया अपना, मैथ्स हो गया सर, ये ऐसी चीजें हैं कि इसमें बंदा फुल मार्क्स ले ही सकता है, चाहे जो मर्जी हो, जितना मुझे डिफिकल्ट क्वेश्चन हो। तो इनको मतलब हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। इंग्लिश हो गया, इसमें मतलब सर मतलब एक ही 20 मार्क्स है तो 19 हम स्कोर कर रहे हैं। पंजाबी हो गया, 20 मार्क्स है, 17-18 हम स्कोर कर रहे हैं, तो सर उससे बहुत फर्क पड़ता है। बाकी सर मतलब थोड़ी चीजें सर बिहेवियर के उस पे होती हैं, जैसे आजकल सर मतलब बच्चे क्रिटिसिज्म लेना पसंद नहीं करते काफी। जैसे क्लास में मैं देखता था कि जब टीचर किसी को डांट देते हैं कि तुम्हारी ये चीज वीक है, तुमने सही नहीं करे, तो बहुत नेगेटिवली लेते हैं बच्चे उसको। तो वो चीज सर बहुत गलत है। मतलब चाहे आपकी रैंक 1 भी आ रही है, आप ऐसे बंदे से भी सीख सकते हैं जिसका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। तो बहुत ही हेल्दी और कंपटीशन ड्रिवन माइंडसेट होना चाहिए। वो ज्यादा जरूरी है उस चीज से कि आप प्रेपरेशन कितनी कर रहे हो। चाहे आप 3 साल लगा दो, 4 साल लगा दो, जब तक आप स्ट्रेटेजी और प्लानिंग के साथ करोगे, मतलब स्मार्ट स्टडी नहीं करोगे, एग्जीक्यूशन नहीं करोगे, तब तक कोई बेनिफिट नहीं होगा। एटीट्यूड बेसिकली। हाँ जी सर। एटीट्यूड पॉजिटिव रखो। जैसा राहुल ने बोला, ये बहुत अच्छी चीज बोली है। ये होता है, मेरे साथ भी होता है। मेरे को कॉल करते हैं बच्चे कि सर आपका कंटेंट बेकार है, मेरे को बोलते हैं बच्चे ऐसा, और उसी में से सिलेक्शन भी होते हैं, उसी में से रिजेक्शन भी होती है। टीचर ने सभी को सेम पढ़ाया, सभी टीचर जितने टीचर हैं सभी को सेम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि सेम वीडियो जा रहा है, सेम रिकॉर्डिंग जा रहा है, सेम पीडीएफ जा रहा है। अब कौन उसका किस तरीके से एडवांटेज उठा पाता है ना, वही चीज मैटर सर करती है। कंटेंट के रिगार्डिंग मैं ऐड करना चाहूंगा सर, क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, रवि सर ने गेट टीएससी लेवल के भी क्वेश्चंस कराए हैं हमको, न्यूमेरिकल। और तस्लीम सर ने भी मतलब ऐसे कि एक लेवल ऊपर कराए हैं। मेरे को नहीं लगता ए एग्जाम में किसी में भी उससे टफ क्वेश्चन आ सकते हैं। मतलब एक लेवल ऊपर ही चलता है। आप उसको कितना यूटिलाइज करो, कितना आपको समझ में आ रहा है, वो आपकी कैपेबिलिटी है। अब कई यहाँ पे बच्चे इस चीज को भी ले लेते हैं कि सर ये क्वेश्चन थोड़ा ना पूछ लेगा। अब पर्पस वो नहीं है यार, ईएस का क्वेश्चन करवाया, पर्पस ये नहीं कि ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन में कंसेप्ट बहुत अच्छा है और टीचर उसको एक्सप्लेन कर रहा है, मे बी वो वही क्वेश्चन को मोल्ड करके डाल दे किस तरीके से, वो बहुत ज्यादा उसका एडवांटेज। अच्छा, जेईई पेपर में कुछ लेवल में फर्क था कुछ? सर जेई में और एई में सर बेसिकली सर ये फर्क रहता है कि एई में ज्यादा डेप्थ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि आपके कंसेप्ट को टेस्ट करते हैं वो, और जबकि जेई में ज्यादा ब्रेड्थ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि मतलब हार्ड फैक्ट्स पूछ लिया। अब जैसे वेल्डिंग से सर 5 क्वेश्चन थे 50 में से, 10% क्वेश्चन सीधा वेल्डिंग से पूछ लिए, फैक्ट बेस्ड। तो जेई में थोड़ा वैसा सीन रहता है, बाकी नॉन टेक तो सेम ही है सर। नॉन टेक सेम है, नॉन टेक चाहे जेईई है चाहे ये लेवल सेम ही है। अदरवाइज ऐसे भी अगर आपको ओवरऑल भी तैयारी करना है, अगर आपको तस्लीम सर, रवि सर, ये टीचर्स करवा रहे हैं अगर अच्छे तरीके से, और वो आपको ई लेवल का कवर करके चल रहे हैं ऑटोमेटिकली। अब इसको इस तरीके से मत लेना कि सर पेपर तो जेई का, मेरे को ई लेवल का पढ़ने का रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि टीचर को भी यार ये मार्जिन लेके चलना पड़ता है कि अगर सपोज कुछ ऐसा टेढ़ा मेढ़ा कोई एक कोई क्वेश्चन सर एक दो क्वेश्चन थे जो मतलब एई लेवल के भी जेई में आते हैं। वो है, वो होता है ये, क्योंकि पेपर सेटर जो है वो क्या दिमाग में रख के बना रहा है ना पेपर को, वो किसी को नहीं पता उस चीज को। नो डाउट उसके दिमाग में होता है कि डिप्लोमा वाला, लेकिन उसके दिमाग में ये भी होता है कि बीटेक वाला भी इसको पेपर दे रहा है, राइट। सो इन द एंड राहुल, कोई आप लास्ट एडवाइस देना चाहो बच्चों को जो पेपर दे रहे हैं, स्पेशली पीएसपीसीएल का इस बार? लास्ट एडवाइस तो सर यही है कि सर कि मतलब लास्ट टाइम पे मतलब अपनी स्ट्रेटेजी चेंज मत करो कि लास्ट टाइम पे मतलब पैनिक में कुछ बंदे की मैं ये भी कर लेता हूँ वो भी कर लेता हूँ। तो उसको मतलब 1 महीना पहले ही प्लान करके चलो कि जैसे मेरा 30 तारीख को एग्जाम है तो मैं 1 तारीख को प्लान कर लेता हूँ कि 10 दिन मेरे को रिवीजन करने, 10 दिन मेरे को मॉक लगाने, फिर एंड के 10 दिन मैं थोड़ा ऐसे मिक्स कर लेता हूँ कि थोड़ी रिवीजन कर ली, एक मॉक लगा लिया। तो उस हिसाब से प्लान करके चलो। और सर मतलब एग्जाम में टेम्परामेंट की मतलब स्ट्रेटेजी बनाओ। अगर जैसे आपने एग्जाम का जो इन्वायरमेंट है वो पहले क्रिएट नहीं करा, उस इन्वायरमेंट की आपने प्रैक्टिस नहीं करी, तो सर उससे बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि वहां पे प्रेशर भी ज्यादा है। फिर और भी चीजें हैं कि ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो उसको कैसे टैकल करना है, किस चीज को पहले अटेम्प्ट करना है, किसको लास्ट में अटेम्प्ट करना है, किसको छोड़ना है, किसको नहीं छोड़ना। ये सब चीजें हैं जो टीचर आपको नहीं बता सकता, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये खुद बच्चे को देखना पड़ता है। तो ये जो चीजें हैं उन पे फोकस करना चाहिए।
अगर आप इस इंटरेक्शन को ना 2-3 बार सुनना ध्यान से, खास करके राहुल ने जो बातें बोली है ना, आपको पहली बारी में समझ ही नहीं आएगी, मैं बता रहा हूँ आपको। मैं 2-3 बार सुनना इस इंटरेक्शन को, आपको हर एक बार जब सुनोगे ना, आपको कुछ ना कुछ और बहुत कुछ पता लगेगा। पॉइंट बड़ी बारीकी में राहुल ने पॉइंट बोले हैं इसमें। बार बार सुनना, ध्यान से सुनना, और फिर अपनी स्ट्रेटेजी बना के, प्लानिंग बना के उसको बस स्टिक कर लेना। मोटिवेशन मिलेगी इस वीडियो को देख के, लेकिन डेली नहीं देखने की रिक्वायरमेंट है, फिर अपना कंसिस्टेंसी रखना। सो राहुल, थैंक यू, आपने बहुत अच्छे तरीके से बड़ी बारीकी में चीज़ों को बताया। और फ्यूचर में, जैसे मैंने हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप जेई कर रहे हो तो ए जरूर टारगेट करो, पीएसपीसीएल ए लग रहे हो तो इसके बाद अगर फ्यूचर में पीएसपीसीएल आता है तो उसको जरूर टारगेट करना। राइट राहुल, ठीक है, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।